दादा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो वापस आ रहे हैं? मिताली गोयल ने नाराज होकर कहा। जगदीश वर्मा, जो पूरे गांव के सरपंच थे, जिन्हें सभी लोग दादा कहकर बुलाते थे, शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, बताकर क्या करना था? जैसे तुम अभी प्रतिक्रिया दे रही हो, वैसे पहले भी करती। मिताली ने नजरें फेर ली। अगर ये यहाँ रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। यशपाल गोयल ने अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जाओ, हम उसे रोक नहीं सकते। ये उसका भी तो घर है और दादा बड़े हैं, थोड़ा संभल जाओ। मैं बिल्कुल संभली हुई हूँ। दादा जानते हैं कि मैं उस इंसान को इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। वह 5 साल बाद लौट रहा है। यशपाल की आवाज में गंभीरता थी। मिताली की आंखें भर आई। उसे देखूंगी तो लगेगा कि जिंदगी फिर से 5 साल पीछे चली गई है। भाई, मैं 5 साल पहले नहीं जाना चाहती। हम में से कोई भी नहीं जाना चाहता। ये कहते हुए यशपाल की आंखें भी नम हो गई। लेकिन सच को स्वीकार करना होगा। कैसा सच? मिताली ने जगदीश वर्मा की तरफ देखा। दादा सिर झुकाकर बैठे थे, जैसे इस परेशानी का कोई आसान हल उनके पास भी ना हो। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। ऑफिस की लंबी गलियारे में उसकी सैंडल की टकटक की आवाज गूंज रही थी। वह तेज कदमों से चलती हुई जैसे ही ऑफिस में पहुंची, पूरा स्टाफ सम्मान में खड़ा हो गया। सबने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग मैम। वह हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती हुई अपने केबिन में पहुंची। तभी उसकी नजर सामने रखी रॉकिंग चेयर पर गई, जहां कोई बैठा हुआ था। वो एक पल के लिए रुक गई। रॉकिंग चेयर धीरे धीरे घूमी और सामने बैठे व्यक्ति को देखते ही उसका खून खौल उठा। तुम? सामने बैठा शौर्य सिंह हल्की मुस्कान के साथ बोला। क्यों? क्या तुम मुझे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं कर रही थी? मिताली ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मेरी कुर्सी से उठो, शौर्य आराम से बोला। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। यह हम सब का है। तुम अकेले तो इसे नहीं चलाती हो। शौर्य सिंह, मैंने कहा ना उठो। वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल शौर्य ने उसी हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मिताली अचानक उसका संतुलन खो बैठी, सीधे उसके सीने से जा टकराई। उसके लंबे बाल बिखरकर शौर्य के चेहरे को छू गए। उसकी परिचित खुशबू चारों तरफ फैल गई। 5 साल बाद दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली थी। मिताली की सांसें तेज हो गई थी। शौर्य, मैंने कहा है कि मुझे छोड़ो। शौर्य हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हें अपने पास रखने का कोई शौक है? मुझे पता नहीं है, इसलिए छोड़ो। मिताली की आंखें भर आई थी, लेकिन उसने अपनी नमी को बड़ी मजबूती से छिपा लिया। वो हमेशा से बहुत मजबूत रही थी और अपने मन की भावनाएं किसी को नहीं दिखाती थी। शौर्य ने उसे छोड़ दिया और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। मेरा स्वागत नहीं करोगी? तुम अपना स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करवा कर आए हो। शौर्य मुस्कुराया और अपने बालों को पीछे करते हुए बोला, तुम आज भी वैसी ही हो, बिल्कुल नहीं बदली। क्यों बदलूं? क्या तुम्हारे लिए बदल जाऊं? क्या तुम इसके लायक हो? दोनों के बीच बहस बढ़ती जा रही थी कि तभी यशपाल गोयल कमरे में आ गया। बस अब बंद करो। उसने दोनों को अलग किया, फिर शौर्य से बोला, कृपया तुम अपने ऑफिस में जाओ। अभी इसे और परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। शौर्य हल्का सा हंसा। तुम्हारा भाई समझदार है। फिर मिताली की तरफ देखकर बोला, उसे पता है कि तुम मेरा खून कर दोगी, इसलिए मुझे जाने के लिए कह रहा है। यह कहकर वह सिर झटकता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। मिताली गुस्से से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अब इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसने अपने भाई से पूछा। यशपाल ने गंभीरता से कहा, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। तुम जानती हो कि इस घर और कारोबार पर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा। मिताली ने गहरी सांस ली और अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठ गई। उसी समय जगदीश वर्मा की आवाज सुनाई दी। अब वो वापस आ गया है तो उसे परेशान मत करना। तुम जानती हो कि उसका दुख बहुत गहरा है और उस दुख का संबंध तुमसे ही है। शौर्य ने दादा की तरफ देखा। दादा, आप जानते हैं कि 5 साल पहले जो हुआ था वो एक हादसा था। मैं जानता हूँ, जगदीश वर्मा ने उदासी से कहा। मैं तुमसे नाराज था, बहुत नाराज था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें किसी का हत्यारा मान लूं। जगदीश वर्मा ने आंखें कसकर बंद कर ली। बेटा, मैं जानता हूं कि 5 साल पहले जो हुआ था वह एक दुर्घटना थी, लेकिन उन दोनों को ये बात कौन समझाए? वे अपने माता पिता को खोने का दुख आज तक नहीं भुला पाए हैं। वह तुमसे बहुत नफरत करती है। यशपाल तो फिर भी तुम्हें सहन कर लेगा, लेकिन मिताली, उसे तो तुम जानते ही हो। हाँ, मैं उसे जानता हूँ और आप मुझे भी जानते हैं। अगर उसका गुस्सा बुरा है तो मैं भी कोई कमजोर नहीं हूँ। मेरे सामने आकर खड़ी होगी तो उसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। अपनी पत्नी की अकड़ निकालोगे? जगदीश वर्मा खड़े हो गए थे। शौर्य सिंह ने नजरें फेर ली।
जो सबके सामने खड़ी होकर मेरी इज्जत की परवाह नहीं करती। ये भूल जाती है कि मैं उसका पिता हूँ। खैर, अगर वह रिश्तों को भूल गई है तो मुझे भी भूलना पड़ेगा। मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही उस मिताली गोयल में। जगदीश वर्मा मुस्कुरा दिए। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या ये दिल सच में कह सकता है कि शौर्य सिंह का मिताली गोयल से कोई रिश्ता नहीं रहा? शौर्य का पूरा अस्तित्व जैसे हिल गया था। मैं जानता था कोई उसके दिल को नहीं पढ़ सकता, कोई उसे पूरी तरह नहीं समझ सकता, लेकिन जगदीश वर्मा शौर्य सिंह को बहुत अच्छी तरह जानते थे। जगदीश वर्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मैं तुम्हारे हर अंदाज, हर भावना को जानता हूँ। मेरे बच्चे बिखर गए हैं, लेकिन आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। दादा प्लीज। उसने सिर झटक दिया। मिशिका, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, पेंटिंग बना रही थी। भैया वापस आ गए हैं क्या? हाँ। मिली नहीं उनसे? नहीं, मेरी मुलाकात तो अभी यशिका से भी नहीं हुई। यशिका का नाम सुनते ही यशपाल गोयल के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल जैसे पिघल गया था। यशिका भी आई है? तुम नहीं मिले उससे? मिस्का ने भी वही सवाल किया जो उसके मन में भी था। कुछ पल तक यशपाल और मिस्का की नजरें एक दूसरे से मिल रही थी। फिर वह भी उसके पास बैठ गया। मिस्का कैनवास पर कुछ बनाती जा रही थी। 5 साल बहुत लंबा समय होता है। हाँ, बहुत लंबा समय। जिंदगियां बदल जाती है। इतने समय में जैसे हमारी बदल गई है। हम जो कभी एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, आज एक दूसरे से नजरें चुराते फिर रहे हैं। मिस्का की बात सुनकर यशपाल का दिल और भी भर आया। जगदीश वर्मा गांव के सरपंच थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने कई परिवारों को अपनी संतान की तरह पाला था। गांव के बड़े बूढ़े जवान बच्चे सभी उन्हें दादा कहकर बुलाते थे। उनकी बात गांव में कोई नहीं टालता था। वैसे तो पूरा गांव उनका सम्मान करता था, लेकिन 3 परिवार ऐसे थे जो उनकी जमीन जायदाद विरासत पर पूरा अधिकार रखते थे, क्योंकि जगदीश वर्मा ने उन्हें बचपन से अपने बच्चों की तरह पाला था। पहले परिवार में राधेश्याम गोयल और उनकी पत्नी विनीता गोयल थे। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा यशपाल गोयल, बेटी मिताली गोयल। दूसरे परिवार में महेश सिंह, उनकी पत्नी कविता सिंह थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा शौर्य सिंह और बेटी यशिका सिंह। तीसरे परिवार में सुरेश यादव, उनकी पत्नी पारुल यादव थी। उनकी इकलौती बेटी मिशिका यादव थी। कभी इन तीनों परिवारों में बहुत प्रेम और अपनापन था, लेकिन महेश सिंह की मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया था। उनका निधन तब हुआ था जब उनकी पत्नी कविता सिंह दूसरी बार मां बनने वाली थी, यानी यशिका सिंह के जन्म के कुछ समय पहले। गांव में कुछ घटना को लेकर तरह तरह की बातें होती थी। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने स्वयं अपनी जान ली थी, जबकि कुछ का मानना था कि उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये केवल जगदीश वर्मा जानते थे, या फिर कविता सिंह, मिताली के पिता राधेश्याम गोयल। उन्होंने कभी किसी से इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया था। गांव वालों ने भी समय के साथ सवाल पूछना छोड़ दिया था, लेकिन उस घटना की परछाई आज भी इन तीनों परिवारों के जीवन पर मंडरा रही थी। 5 साल पहले हुई एक और दुर्घटना ने रिश्तों को इस तरह तोड़ दिया था। जो लोग कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, आज एक दूसरे की आंखों में देखने से भी बचते थे। फिर भी कहीं न कहीं उनके दिलों में पुराने रिश्तों की गर्माहट और अपनापन अब भी बाकी था, जिसे वे लाख कोशिशों के बावजूद पूरी तरह मिटा नहीं पाए थे। कोई भी सच्चाई बताना नहीं चाहता था, लेकिन महेश सिंह का बेटा यानी शौर्य सिंह अपने अंकल राधे श्याम गोयल से बहुत नफरत करता था। उसने पूरी जिंदगी अपने अंकल से नफरत की थी। महेश सिंह की मृत्यु के बाद राधे श्याम गोयल ने कविता सिंह पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी और उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे। शौर्य कभी समझ नहीं पाया कि जगदीश वर्मा राधे श्याम गोयल उसकी माँ के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों करते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके मन की नफरत और गहरी होती चली गई। वो मिताली गोयल के पिताजी से बेहद नफरत करता था और अपनी नफरत को छिपाता भी नहीं था। सभी जानते थे वह राधे श्याम गोयल को पसंद नहीं करता, लेकिन कभी भी राधे श्याम गोयल ने उसकी इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो कविता सिंह के साथ इतना सख्त व्यवहार क्यों करते थे। यशपाल गोयल सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी उसकी जोरदार टक्कर यशिका सिंह से हो गई। वह गिर जाती अगर यशपाल ने उसे अपनी बाहों में न संभाल लिया होता। समय जैसे वहीं ठहर गया था। यशिका आज भी वैसे ही थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा सुंदर, आत्मविश्वासी लग रही थी। उसके चेहरे की चमक पहले से कहीं अधिक थी। यशपाल तो जैसे सांस लेना ही भूल गया था। यशिका संभल कर धीरे से उसकी बाहों से अलग हुई। सब जैसे उसके पास भी खत्म हो गए थे। दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए। धन्यवाद।
जरूरत नहीं थी। यशपाल के मुंह से अन्यास निकला। यशिका हल्का सा मुस्कुराई। मैं जानती हूँ आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तभी सीढ़ियों के पास मिसिका यादव आती हुई दिखाई दी। यशिका यशपाल को बात करते देख तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ी। यह दृश्य बहुत वर्षों बाद दिखाई दे रहा था कि वे तीनों कुछ दूरी पर एक साथ खड़े थे। मिसिका की आंखें नम हो गई थी। होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनके बीच की दूरियां इतनी थी कि आसानी से मिट नहीं सकती थी। यशिका कैसी हो? फिर भी मिसिका ने खुद को संभालते हुए सबसे पहले बात की। मिसिका को देखकर यशिका मुस्कुरा दी और दो तीन सीढ़ियों की दूरी तय करके उसके गले लग गई। मिसिका को उम्मीद नहीं थी कि यशिका ऐसा करेगी, लेकिन यशिका हमेशा से सरल और निश्चल स्वभाव की थी। वह मन में किसी के लिए बैर नहीं रखती थी। बैर तो यशपाल के मन में भी नहीं था। बैर तो उसकी बहन मिताली के मन में भी नहीं था। उसी बैर ने सबको एक दूसरे से दूर रखा था। लेकिन यशिका ये क्यों भूल जाती थी? इस दुश्मनी की शुरुआत उसके भाई शौर्य नहीं की थी। मिताली और यशपाल ने इस दुश्मनी की वजह से बहुत कुछ सहा था। खैर, यशपाल उन दोनों को गले मिलते हुए देखता रहा। कम से कम यशिका किसी से तो मुस्कुराकर मिलती थी। अगर आप मेरे साथ बैठोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मिताली अचानक खड़ी हो गई थी। शौर्य सिंह ने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे बैठने का संकेत दिया। शौर्य, मेरा हाथ छोड़ो। सब लोग देख रहे हैं। सब लोग क्या देख रहे हैं? मुझे ये भी तो बताओ। मेरे साथ बैठकर तुम खाना खा सकती हो। मेरे अंदर कोई कांटे नहीं है जो तुम्हें चुभ जाएंगे। बैठ जाओ। मिताली ने गुस्से से उसकी ओर देखा। दादा, इन्हें कहिए कि मुझे छोड़ दे। जगदीश वर्मा ने हाथ के इशारे से मिताली को बैठ जाने के लिए कहा। दादा की बात टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मिताली मजबूरी में वापस बैठ गई। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि वह बहुत गुस्से में है। भोजन के लिए बड़ा सा चौकोर लकड़ी का मेज सजाया गया था। उस पर पीतल की थालियां रखी थी। घर की महिलाएं सुंदर साड़ियों में थी और रसोई में गरम गरम भोजन की खुशबू आ रही थी। लेकिन उस समय वहां मौजूद किसी का ध्यान खाने पर नहीं था। सबकी निगाहें कभी शौर्य और मिताली पर जाती, तो कभी यशपाल और यशिका पर। 5 साल पुरानी घटनाओं ने रिश्तों को इतना उलझा दिया था कि एक ही छत के नीचे बैठना भी सबके लिए आसान नहीं रह गया था। फिर भी जगदीश वर्मा की मौजूदगी में सभी चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि दादा के दिल में आज भी यही इच्छा थी कि उनके परिवार फिर से पहले की तरह एक हो जाए। वह उसके पास आकर क्यों बैठ गया था? यानी अब वह ठीक से खाना भी नहीं खा सकती थी। दादा, ये तो सरासर अन्याय है, मिताली ने नाराज होकर कहा। शौर्य सिंह हल्के व्यंग से मुस्कुराया। अन्याय नहीं, अधिकार है। बहुत समय के बाद तुम्हें मेरा अधिकार याद आया है। आपने जताने ही ना दिया, वरना मैं तो हमेशा जताना चाहता था मिस्टर शौर्य। सिर्फ शौर्य कहो। वह पलटकर उसकी आंखों में देखने लगा तो मिताली ने नजरें चुरा ली। गहरी सांस लेते हुए वह अपनी थाली में चम्मच चलाती रही, लेकिन कुछ खा नहीं रही थी। जगदीश वर्मा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मिताली, क्या कर रही हो बेटा? कुछ खा लो। साफ साफ कह रही है ना कि उसे हम लोगों का साथ पसंद नहीं है। यशिका के ऐसा कहते ही मिताली ने तुरंत उसकी तरफ देखा। एक बाई ही काफी है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। यशिका मुस्कुरा दी। अच्छा, अब जवाब देना भी सीख गई हो। पहले से ही आता था, बस तुम्हें दिखाई नहीं देता था। ये कहकर मिताली फिर से खड़ी हो गई। दादा, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती इन लोगों के बीच। यशिका भी तुरंत खड़ी हो गई। इसका क्या मतलब है? यह हमारा घर है और हम यहाँ पूरे अधिकार से रह सकते हैं। इन लोगों के बीच? ये कहते कहते यशिका की आवाज ऊंची हो गई थी। शौर्य ने तुरंत उसे तेज नजरों से देखा। मिताली ने शौर्य की ओर व्यंग भरी मुस्कान से देखा। देख रहे हो तुम्हारी बहन मेरी कितनी इज्जत करती है। इतना कहकर वे वहां रुकी नहीं और आगे बढ़ गई। भैया, शुरुआत उसने की थी, यशिका बोली। तुम्हें उससे बहस करने की क्या जरूरत थी? यशपाल की नजरें यशिका पर टिकी ही थी। मिताली उनकी नजरों के सामने से गायब हो चुकी थी और खाना भी अधूरा छोड़ गई थी। जगदीश वर्मा ने चम्मच एक तरफ रख दिया और सिर पर हाथ फेरने लगे। वह इन बच्चों को संभाल ही नहीं पा रहे थे। इतने जिद्दी और झगड़ालू तो उनके गोद लिए हुए वो बच्चे भी नहीं थे, जितने उनके बच्चों के बच्चे थे। एक समय था जब इन सबकी हंसी और बातें खत्म ही नहीं होती थी। उनके चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई। उन्हें पुराने अच्छे दिन याद आ गए थे। मिताली, सामान्य होने की कोशिश करो। तुम छोटी छोटी बातों पर पहले इस तरह प्रतिक्रिया नहीं देती थी। भैया, शौर्य सिंह, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं यहाँ नहीं रह सकती। यह हमारा घर है मिताली, और तुम जानती थी कि एक ना एक दिन वह वापस आएगा। मैं नहीं जानती थी उसका साथ मुझे घुटन देता है। मैं अपने माता पिता के जिम्मेदार व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकती। उसके साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना खाना, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम दुख में हो।
दुख में तो आप भी हैं। हाँ हूँ, मुझे पता है, लेकिन मेरी वजह से खुद को बंधनों में मत बांधिए। अगर आप यशिका से शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। क्या कहा तुमने? यशपाल ने हैरानी से पूछा। जिस तरह तुम उन दोनों से नफरत करती हो, मैं भी करता हूँ, लेकिन यशिका निर्दोष है। यशपाल हल्का सा मुस्कुराया। मतलब मेरी बहन के अंदर भावनाएं अभी भी बाकी है। भैया आप जानते हैं, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपना फैसला ले चुका हूँ। तुम्हें भी अपने लिए जल्दी कोई फैसला लेना पड़ेगा। शायद आप सही कह रहे हैं। उधर ये एक बड़ी बैठक थी जहां मिताली अपनी प्रस्तुति और नए प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से समझा चुकी थी। पूरी प्रस्तुति के दौरान सौर्य उसे कई बार बीच में रोक चुका था। वह धोरे के साथ उसके हर सवाल का जवाब देती रही। बैठक खत्म होने के बाद जैसे ही बाकी कर्मचारी बाहर निकले, मिताली ने अपना कोट ठीक किया और सौर्य की तरफ देखने लगी, जो अभी भी अपनी उंगलियों में पेन घुमा रहा था। आगे से मेरी किसी भी प्रस्तुति के दौरान मुझे बीच में रोकने की जरूरत नहीं है। सौर्य सिंह, मैं आपके साथ सम्मान से पेश नहीं आऊंगी। सौर्य मुस्कुराया और पेन को और तेजी से घुमाने लगा। मेरा सम्मान करना तो वैसे भी तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम करती नहीं हो, वह अलग बात है। उसने आंखें गोल करते हुए कहा। मिस्टर सौर्य, मेरे साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत कीजिए। वह अपनी कुर्सी से उठा और उसकी ओर बढ़ने लगा। मिताली ने एक कदम पीछे लिया। सौर्य रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन वह नहीं रुका। वह लगातार उसकी ओर बढ़ता रहा। पीछे हटते हुए मिताली दीवार से जा टकराई। सौर्य उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, क्या कहा तुमने? सम्मान से पेश नहीं आओगी? जितनी नफरत तुम मुझसे करती हो, उससे कई गुना ज्यादा नफरत मैं तुमसे करता हूँ, मिताली गोयल। इसलिए ये मत समझना कि तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। उसने इशारे से उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ जैसा किसी व्यावसायिक साझेदार के साथ किया जाता है। अगर तुम गलती करोगी तो तुम्हें सुधारना मेरा काम है। मैंने कोई गलती नहीं की और आप जानते हैं मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ। हाँ बिल्कुल, वह मुस्कुराया। तुम अपने हर काम में बेहतरीन हो। मैंने कब कहा तुम अच्छी नहीं हो? बस कभी कभी बहुत अजीब व्यवहार करती हो। इतना कहकर वह उसे देखता रहा, जबकि मिताली की आंखों में गुस्सा, नाराजगी और अनकहे सवाल एक साथ दिखाई दे रहे थे। मिताली ने आंखें बंद कर ली और उसका हाथ झटक दिया। सॉरी प्लीज। क्यों? उसने धीमे स्वर में पूछा। मुझे आपका स्पर्श अच्छा नहीं लगता। सौर्य हल्का सा मुस्कुराया। तुम तो कभी इसी स्पर्श की आदी थी। मैंने कहा मुझसे दूर रहो। मिताली ने दोनों हाथों से उसे खुद से दूर कर दिया, लेकिन अगले ही पल सौर्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। मिताली उसके सीने से जा लगी और सिर उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। सौर्य सिंह मुस्कुरा रहा था। उसकी गहरी भूरी आंखों में मिताली जैसे खो गई थी। बहुत सी पुरानी भावनाएं जिन्हें वर्षों से दबाने की कोशिश कर रही थी, फिर से उसके सामने आ खड़ी हुई थी। मिताली की आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत सिर झुका लिया, जैसे अपने आंसुओं को छिपाना चाहती हो, लेकिन सौर्य ने उसके चेहरे को हल्के से ऊपर उठाया। क्यों छिपा रही हो? यहाँ से चले जाइए। उसने चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया, खुद को उससे दूर करते हुए गहरी सांस ली। मेरे साथ इतनी सहजता से बात मत कीजिए। ये कहकर वह तेजी से कार्यालय से बाहर निकल गई। सौर्य उसके पीछे हल्की व्यंग भरी मुस्कान के साथ खड़ा रह गया। कार्यालय लगभग खाली हो चुका था। जी मैडम, सब लोग जा चुके हैं, कर्मचारी ने जवाब दिया। बस मालिक अभी भी अंदर है। कौन से मालिक? मिताली को लगा कि वह शायद यशपाल की बात कर रहा होगा। सौर्य सर अंदर हैं। और बाकी कर्मचारी? मैडम बाकी सभी जा चुके हैं। हाँ, दीपाली मैडम अभी तक नहीं गई हैं। वो क्या कर रही है? वह अभी भी सौर्य सर के केबिन में है। जब से वह सर वापस आए हैं अक्सर उनके साथ ही दिखाई देती है। अनचाहे मिताली की मुट्ठियां भिज गई। वह अपना हैंड बैग उठाकर अपने केबिन से बाहर निकल आई। सौर्य के केबिन के सामने से गुजरते हुए उसे अंदर से हंसी और बातचीत की आवाजें सुनाई दी। मिताली की आंखें सिकुड़ गई। बड़ा आया पेशावर बनने वाला। वो मन ही मन बुदबुदाई और गहरी सांस लेते हुए कार्यालय से बाहर निकल गई। उधर सौर्य सिंह अपनी मां कविता सिंह के कमरे में दाखिल हुआ। कविता सिंह उसे देखती खड़ी हो गई। मेरे बच्चे, मुझसे दूर रहिए। मुझे अपना बेटा मत कहिए। सौर्य की आवाज भर गई थी। मैं वापस तो आ गया हूँ, लेकिन आपके लिए अपने बच्चे को अपने अतीत की सच्चाई बताना आसान नहीं था। लेकिन माँ मुझ पर थोड़ा रहम कर लेती। आप जानती थी कि मैं आपका बेटा हूँ। मैं भी वही गलती करूंगा जो आपने की थी। मुझसे गलती हुई, लेकिन 5 साल पहले जो हुआ वो मैं नहीं चाहता था। वह एक दुर्घटना थी और उस दुर्घटना की सजा मुझे कैसे मिली ये आप जानती हैं। मैं मिताली गोयल को खोकर जी रहा हूँ।
उसे लगता है कि मैं उसे प्रेम नहीं करता, उसे नफ़रत करता हूँ। हाँ, मेरा अहंकार बहुत बड़ा है। मैं उसे यही दिखाता हूँ कि मैं उसे नफ़रत करता हूँ। लेकिन अगर मेरे दिल से पूछिए माँ, तो जगदीश दादा बिल्कुल सही कहते हैं। मैं आज भी उसे बहुत प्रेम करता हूँ। बोलते-बोलते उसकी आवाज़ काँप गई। गला भर आया था, आँखों से आँसू बह निकले। माँ, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। कविता सिंह की आंखें भी भर आई। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मैं क्या करती? मुझसे गलती हुई थी। मैं खुद को नफरत के योग्य समझती थी, इसलिए लोगों की नाराजगी सहती रहती। लेकिन मैं कभी अपने बच्चों को सच्चाई नहीं बता पाई। तुमने जो देखा उसी के साथ बड़े हुए और उसी वजह से नफरत करने लगे। एक बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे महत्वपूर्ण होती है, और तुमने मेरे लिए वही महसूस किया जो स्वाभाविक था। मैंने कई बार चाहा कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। गलत किया आपने, सौर्य ने थके हुए स्वर में कहा। अगर जगदीश दादा मुझे सच्चाई ना बताते तो शायद मैं आज भी अंधेरे में जी रहा होता। लेकिन मैंने तो सारी हदें पार कर दी। वह अपने सिर पर हाथ रखकर माँ के बिस्तर पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे अतीत का पूरा बोझ आज उसके कंधों पर आ गिरा हो। कमरे में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर दूसरी ओर यशपाल गोयल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी यशिका यादव ने धीरे से पूछा, आप यशिका को माफ क्यों नहीं कर देते? यशपाल के हाथ की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई। उसने धीरे से सिर उठाया और गंभीर आवाज में कहा, क्या क्या माफ करूं? क्या माफ करूं? यशपाल गोयल ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, ये कि जब मैंने उसे चुनने के लिए कहा तो उसने अपने भाई को चुना, या ये कि वह 5 साल तक मुझसे दूर रही। आखिर क्या माफ करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जो फैसला मैंने लिया है, क्या तुम उसमें मेरे साथ हो? निशिका यादव हल्का सा मुस्कुराई। आप जानते हैं मैं आपको कितना चाहती हूँ। यशपाल उसकी तरफ देखता रहा। मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। बस इतना जानता हूँ कि अगर तुम साथ रहोगी तो जिंदगी आसान रहेगी। लेकिन आप यशिका से प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं आप दोनों के बीच आऊं। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। यशपाल मुस्कुराया। थी, वह हम दोनों को छोड़कर चली गई थी। अपने भाई को अकेला कैसे छोड़ती? मिस्का ने धीरे से कहा, तो क्या वह अपनी माँ को भी नहीं छोड़कर गई थी? क्या उसका भाई हम सबसे ज्यादा जरूरी था? मिस्का ने नजरें झुका ली। दरवाजे के बाहर खड़ी यशिका ये सारी बातें सुन चुकी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। क्या यशपाल सचमुच मिस्का से शादी सिर्फ उसे सजा देने के लिए करना चाहता था? क्या उसे कोई और नहीं मिला था कि वह उसी के सामने किसी और से शादी करने का फैसला करे? यशिका की आंखों में आंसू भर आए। उसका हाथ अन्यास अपने दिल पर चला गया। तभी उसकी नजर जगदीश वर्मा पर पड़ी, जो दूर खड़े उसे ही देख रहे थे। वह छोटे छोटे कदमों से उनके पास पहुंची। दादा, जगदीश वर्मा मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। अपना अहंकार छोड़ दो बेटी, ये इंसान को अंदर से खा जाता है। प्यार में अहंकार का कोई काम नहीं होता। तुम लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो। बेवजह एक दूसरे से नाराज हो। जब इतना प्यार करते हो तो एक दूसरे से छिपाते क्यों हो? यस्का ने गहरी सांस ली। दादा, अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं बेटी, सिर्फ समय बीता है। तुम लोगों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। जगदीश वर्मा बिल्कुल सही कह रहे थे। यस्का चुपचाप खड़ी रह गई। दूसरी तरफ मिताली गोयल ने सौर्य सिंह को देखते ही पूछा, वह क्या कर रही थी आपके कार्यालय में? उसके अचानक पूछे गए सवाल पर सौर्य खड़ा हो गया। कौन क्या कर रही थी? मेरे कार्यालय में वही दीपाली जो भी कर रही थी। आपसे मतलब होगा? मिताली ने नाराज होकर कहा, अगर मेरे कार्यालय में कोई पुरुष अकेला बैठा हो, पूरा कार्यालय खाली हो, तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? सौर्य सिंह, सौर्य ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तमीज से बात करो। क्यों? मिताली ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी के बारे में बात कर रही हो। मिताली व्यंग से हंस पड़ी। पत्नी? अच्छा, तो इतनी प्रिय है आपको आपकी पत्नी। फिर बताइए, दीपाली के साथ बंद कार्यालय में क्या कर रहे थे? उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। सौर्य उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम उससे जलती हो। मुझे किसी से जलन नहीं होती। मिताली ने तुरंत नजरें फेर ली। ये बहुत गौर और पेशावर व्यवहार है। लेकिन उसकी झिझकती आवाज और लाल पड़ता चेहरा कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। सौर्य उसकी हालत देखकर मुस्कुरा उठा। अच्छा, वह धीरे से बोला, फिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मिताली ने कोई जवाब ना दिया। तुम आज भी मेरी परवाह करती हो? सौर्य ने कहा, बिल्कुल नहीं। तो फिर दीपाली का नाम सुनकर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? मिताली ने होंठ भींच लिए। आप खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। सौर्य हल्का सा हंसा। और तुम खुद को बहुत समझदार समझती हो। कम से कम मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर बात का मजाक बनाते हैं। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ
जो अपनी भावनाएं छिपाने के लिए गुस्से का सहारा लेते हैं। सौर्य ने जवाब दिया। मिताली ने उसे घूरा। आप सचमुच असंभव इंसान हैं, फिर भी 5 साल के बाद भी तुम्हारी हर बात का केंद्र में ही हूँ। सौर्य की मुस्कान और गहरी हो गई। मिताली कुछ पल उसे देखती रही, फिर गुस्से में मुड़ी और वहां से चली गई। लेकिन उसके जाते हुए कदमों को देखकर सौर्य के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वह जानता था कि गुस्से और शिकायतों और गलतफहमियों की इस दीवार के पीछे आज भी वही मिताली छिपी हुई है, जिसे उसने कभी पूरे दिल से प्यार किया था। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी तो एक साधारण आदमी ही हूँ। सौर्य सिंह बिना मिताली के तरफ मुड़े बोला। बहुत अच्छा, मैं भी देखती हूँ कौन है जिसे आप मेरे मुकाबले में खड़ा करते हैं। ये कहती हुई मिताली गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई और उसके जाते ही सौर्य हंस पड़ा। मैं अंदर आ सकती हूँ? वह अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ था, आवाज सुनते ही खड़ा हो गया। ये आवाज उसके लिए अनजान नहीं थी, यशिका सिंह की आवाज थी। उसे इतनी रात को अपने कमरे में देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे बात करनी है। उसकी आवाज कांप रही थी। यशपाल गोयल धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या चाहिए तुम्हें? आप किसी और से शादी नहीं कर सकते। यशपाल मुस्कुराया। क्यों नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे बंधन में तो नहीं हूँ कि तुम मना करोगी और मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे प्यार के बंधन में तो हो ना। सारे वादे नहीं भूल सकते। आपने कहा था कि मेरी जगह किसी और को नहीं दोगे। यशपाल हंस पड़ा। जब मैंने तुम्हें रोका था तब तुम क्यों नहीं रुकी थी? यशपाल वह आगे बढ़ी और उसका कॉलर पकड़ लिया। मैंने कहा ना कि मेरी जगह किसी और को नहीं दोगे। वह मुस्कुराया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे चुका हूँ, तब क्या करोगी? मर जाऊंगी। यशिका ने उसके दोनों बाजू पकड़ लिए। क्या मेरे अंतिम संस्कार को देखने का साहस है तुम्हें? यशपाल 2 कदम पीछे हट गया। यशिका, ये कैसी बातें कर रही हो? उसका पूरा अस्तित्व जैसे हिल गया था। मैं मजाक नहीं कर रही, साफ साफ बता दो मुझे। अगर मेरे जाने का दुख सह सकते हो तो जाओ, जिसे शादी करनी है कर लो। अगर नहीं सह सकते तो मेरे प्यार को इस तरह मत रुलाओ। मैं सच में टूट जाऊंगी। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। वह मुड़ गई। यशपाल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मैं उसकी सिसकियां साफ सुन सकता था। तो फिर मुझसे शादी कर लो। उसके ये शब्द कमरे की खामोशी को चीरते हुए गूंजे। यशिका की सांसें तेज हो गई। भैया, शौर्य भैया नहीं मानेंगे। यशपाल हल्का सा मुस्कुराया। मतलब आज भी तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई मुझसे ज्यादा जरूरी है और आज भी तुम उसी को चुन रही हो? उसने उसका हाथ छोड़ दिया। तो जाओ, मेरे अंदर भी इतना साहस है कि मैं एक मरे हुए रिश्ते को हमेशा के लिए विदा कर दूं। जिस तरह तुम बार बार मुझे तोड़कर चली जाती हो, उसी तरह मैं भी तुम्हें अपने दिल से निकाल सकता हूँ। यशपाल नहीं जानता था कि उसके अंदर इतनी कठोर बातें कहने का साहस कहाँ से आया। लेकिन यशिका सब सुनती रही, जैसे सचमुच भीतर से मर गई हो। फिर उसके होठों पर फीकी मुस्कान आई। मुझे लगा था कि तुम मेरे बोलने का इंतजार करोगे, कि मैं कहूंगी कि इस बार मैं भैया को मना लूंगी। उसने अपनी आंखों से आंसू पूछे। लेकिन तुमने तो मुझे अपने दिल से ही निकाल दिया। अगर तुम्हारे अंदर सच में मुझे भूलने का साहस है तो मैं भी तुम्हें ये मौका देने की कोशिश करूंगी। ये कहकर वह रुकी नहीं और वहां से चली गई। यशपाल की सांसें तेज हो गई। वह ये क्या कह गया था? उसके अंदर इतना साहस कहाँ से आ गया था? उसने अपने माता पिता की मृत्यु का दुख सहा था और आज तक वह दर्द उसके दिल में था। फिर अपने प्यार को कैसे भुला सकता था? मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गया। आखिर इंसान का अहंकार इतना बड़ा क्यों होता है? दिल और दिमाग की लड़ाई में हम हमेशा दिल को ही हारने क्यों देते हैं? दूसरी तरफ मिताली गोयल कार्यालय में थी। जरा इधर आइए, उसने आवाज दी। दीपाली ने मुड़कर अपनी वरिष्ठ अधिकारी की तरफ देखा। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्ही से बात कर रही हूँ ना। मेरे हिसाब से तुम्हारी ड्यूटी शाम 5:30 बजे खत्म हो जाती है। जी मैडम, ऐसा ही है। तो आजकल तुम 7 बजे तक कार्यालय में क्या करती रहती हो? उसके बोलने का अंदाज पूरी तरह जांच पड़ताल वाला था। मैडम, सर रुकने के लिए कह देते हैं, इसलिए रुक जाती हूँ। अच्छा, आजकल तुम उनके लिए बहुत समर्पित हो गई हो। मैं उनकी सहायक हूँ, इसलिए काम में मदद करनी पड़ती है। कार्यालय के समय में कर लिया करो। किसी के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपनी भी कोई अहमियत रखो। मैडम, मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, अब जाओ। दीपाली उलझन में वहां से निकल गई। उसे समझ में नहीं आया कि मिताली उस पर नाराज क्यों हो रही थी। वह तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। उधर मिताली कार्यालय का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों को जरूरी बातें समझा रही थी। अपने नेवी ब्लू सूट का बटन ठीक करते हुए उसने बाल एक तरफ किए। वह बेहद आकर्षक लग रही थी
और लोग अन्यास ही उसे देखकर रह जाते थे। तभी उसकी सुनहरी आंखें एक जगह जाकर ठहर गई। शौर्य सिंह भी शायद निरीक्षण पर निकला हुआ था और दीपाली हमेशा की तरह उसके आगे पीछे घूम रही थी। मिताली का चेहरा तुरंत सख्त हो गया, जबकि उसके दिल में उठती जलन को शायद वह खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। दीपाली शौर्य सिंह की शर्ट पर गिरा हुआ दाग बड़े अधिकार से अपने हाथ से साफ कर रही थी। मिताली गोयल की मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। उसे इतना गुस्सा आया कि उसके हाथ में मौजूद कॉफी का कप उसी के हाथ में टूट गया। कांच टूटने की तेज आवाज ने शौर्य और वहां मौजूद कई लोग उसकी तरफ देखने लगे। शौर्य जो एक फाइल में उलझा हुआ था, मिताली की तरफ देखते ही ठिठक गया, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर मिताली के हाथ पर गई, जहां से खून तेजी से बह रहा था, फर्श पर टकरा रहा था। गुस्से में उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि उसने कप को कितनी जोर से दबाया था। उस पल न फाइल महत्वपूर्ण रही, न काम, न कर्मचारी और न ही बाकी लोग। शौर्य वहां से तेजी से मिताली की तरफ बढ़ा, जैसे उसके अलावा दुनिया में कुछ भी जरूरी ना हो। मिताली तक पहुंचते ही उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या किया तुमने? पूरा कार्यालय उन दोनों को देख रहा था, लेकिन मिताली चुप थी, बिल्कुल चुप। शौर्य जोर से कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार का सामान लाने के लिए कह रहा था। उसने मिताली को कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। बड़े ध्यान से उसके हाथ से खून साफ करने लगा और पट्टी बांधने लगा। वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। उसके हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। मिताली बड़ी शांति से उसके चेहरे को देख रही थी। पट्टी बांधने के बाद शौर्य ने उसकी तरफ देखा। वह अब भी उसी में खोई हुई थी। शौर्य ने उसकी आंखों के सामने उंगलियां टकराई तो वह जैसे होश में आई। तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह अपना हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। वह अपना हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई थी। धन्यवाद। वैसे मेरे लिए इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम पागल हो गई हो मिताली? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर वह वहीं से फाइल उठाकर आगे बढ़ गई। शौर्य वहीं खड़ा टूटे हुए कप और फर्श पर गिरी खून की बूंदों को देखता रहा। मिताली नहीं जानती थी, लेकिन उसका बहा हुआ खून शौर्य अपने खून जैसा लगता था। दादा, मैं अंदर आऊं? हाँ बेटी, आ जाओ, जगदीश वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर उसके हाथ की पट्टी पर गई। यह हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मिताली उनके सामने बैठ गई। मैंने कुछ सोचा है, बताओ। क्या सोचा है? जगदीश वर्मा ने पूछा। मिताली ने गहरी सांस ली। मैं शादी का रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। जगदीश वर्मा अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठने ही वाले थे, लेकिन उसके शब्द सुनकर वहीं रुक गए। क्या कहा तुमने? आपने सही सुना, मैं शादी का रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? उन्होंने हैरानी से पूछा। जिसे इतना प्यार करती हो, जिसके बिना जी नहीं सकती, उसी से रिश्ता तोड़ना चाहती हो? 5 सालों से उसके बिना जी रही हूँ, आगे भी जी लूंगी। दादा, मैं खुद को आजाद करना चाहती हूँ। अगर वह किसी और के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा ले। क्या वह किसी और के साथ आगे बढ़ रहा है? पता नहीं, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई और हो। मेरी वजह से वो बंधा हुआ है। जगदीश वर्मा हल्का हंस पड़े। अगर उसे ये बात पता चल गई तो वह बहुत बुरा व्यवहार करेगा। वैसे भी मैं उससे नफरत करती हूँ। नहीं बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम उससे नफरत नहीं करती। वह भी यही कहता है, लेकिन गलत कहता है। मिताली ने नजरें फेर ली। तुम दोनों किस चक्कर में पड़े हुए हो? जो हुआ वो एक दुर्घटना थी, लेकिन जो अब हो रहा है वो तुम दोनों अपनी गलतियों से कर रहे हो। जगदीश वर्मा की आवाज में दुख था। मैं किसका साथ दूं? तुम सब मुझे बहुत प्रिय हो। वह रोलिंग चेयर पर बैठ गए और बेहद उदास लग रहे थे। दादा प्लीज। मिताली घुटनों के बल उनके सामने बैठ गई। आप अपने पोते से कहिए कि आपकी लाडली को छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। जगदीश वर्मा मुस्कुरा दिए। वह खुद मिट जाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मिताली भी हल्का सा हंस पड़ी। आप उसे इतना अच्छी तरह क्यों जानते हैं? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं उसे भी जानता हूँ। वह जान दे देगा, लेकिन तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म नहीं करेगा। मिताली ने नजरें झुका ली। वह जानती थी कि दादा सच कह रहे हैं, फिर भी मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। अगर इसके लिए मुझे अदालत जाना पड़ा तो मैं अदालत भी जाऊंगी। मतलब इस उम्र में तुम मुझे अदालतों के चक्कर लगवाओगी? जगदीश वर्मा ने बनावटी नाराजगी दिखाई। आपको मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। मुझे पता है कि तुम आत्मनिर्भर हो और बहुत कुछ संभाल रही हो, लेकिन शादी का रिश्ता कोई मजाक नहीं होता। तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो कभी ऐसा नहीं होने देते। मिताली की आंखें भर आई। अगर पिताजी जिंदा होते तो ये दिन ही नहीं आता। इतना कहकर वह उठ खड़ी हुई। जगदीश वर्मा की आंखों में भी आंसू आ गए।
उन्हें राधे श्याम गोयल बहुत याद आ रहे थे। जिस तरह उन्होंने पूरे परिवार को एकजुट रखा था। उनकी मृत्यु के बाद सब कुछ बिखर गया था। उधर मिस्का यादव यशपाल गोयल के सामने खड़ी थी। ये आपने क्या किया भैया? उसने दुखी स्वर में पूछा। आप यशिका को और खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी एक दूसरे को खोने पर तुले हुए हैं। आखिर कब तक अपने दिल की बात छिपाते रहोगे? जानती हूँ हमारा दुख एक जैसा है। जिस तरह मैं शौर्य सिंह से नफरत करती हूँ, उसी तरह आप भी करते हैं। मगर इसमें यशिका की कोई गलती नहीं। आप कृपया मिशिका को बीच में मत लाइए। वह आपकी दोस्त है। आप उससे शादी करके खुश तो रह लेंगे, मगर संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप यशिका से प्यार करते हैं और वह आपसे। कैसी जिद है भैया! अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो आप कभी ऐसा नहीं करते। अगर वह जिंदा होते तो ये नौबत ही नहीं आती। जब मिताली यशपाल से कहकर चुप हुई। वह भी कुछ देर पहले जगदीश वर्मा से यही कहकर आई थी कि अगर वे जिंदा होते तो अगर 5 साल पहले वह हादसा ना हुआ होता तो सब कुछ इस तरह बिखरा ना होता। उनके रिश्ते इस तरह आग में ना झुके जाते। मैं गलत नहीं कह रही भैया, संभल जाइए। जो आप कर रहे हैं वह गलत है। अच्छा, अब रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। आप नहीं मानोगे। मैं मान जाऊंगा। तुमने मुझे मनाया ही कब है? जब मैं जा रहा था तब भी मैंने कहा था मेरे साथ मत चलो। यशपाल ने कहा था रुक जाओ तो रुक जाओ। अगर किसी का रिश्ता बच रहा है तो बचने दो। मगर तुमने तय कर लिया था कि तुम वहीं रहोगी जहाँ तुम्हारा भाई रहेगा। खैर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार की राह का कांटा बनूंगा? मैं प्यार करने वालों को अलग कर ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ किसी को चाहने में क्या गुजरती है और क्या क्या सहना पड़ता है। तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई इतना कठोर हो सकता है? नहीं लगता भैया। वह रो रही थी। उसे बोलो कि मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं। वह अपने भाई का चेहरा देखने लगी। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। वह अपनी बहन के सिर पर हाथ रख चुका था। मैं नहीं चाहता कि हम सबके बीच की नफरत और बढ़े। ये बीज मैंने बोया था बचपन से। अब मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। मुझे अपनी पत्नी के दिल से नफरत कैसे निकालनी है ये मैं जानता हूँ। मैं धीरे धीरे उसे समझा लूंगा। वो मेरे साथ ठीक हो जाएगी। मगर बाकी रिश्ते जो मेरी वजह से बिखरे हैं उन्हें समेटना होगा। समझ रही हो ना मेरी बात? आप ठीक कहते हैं भैया, मगर वह कहता है कि मुझे मिटा देने का हौसला रखता है। शौर्य मुस्कुराया। प्यार में जब अहंकार बीच में आ जाए तो अपने प्रिय की बातों का बुरा नहीं मानते, क्योंकि अक्सर हम भी बहुत कुछ ऐसा ही कह जाते हैं जो उन्हें बुरा लगता होगा। इन 5 सालों में तुमने क्या नहीं कहा उसे, और उसने सब कुछ भुला दिया। तुम भी कुछ बातें भूल जाओ। मिताली भी मुझे क्या क्या नहीं सुनाती, मगर मैं सुन लेता हूँ क्योंकि वो मेरी अपनी है। और जो लोग आपके दिल के करीब होते हैं ना, उनकी बातें दिल में नहीं रखी जाती। क्या सोच रही हो? वह कहती है कि वो मर जाएगी। तुम क्या चाहती हो? वो मर जाए? मिस्का की तरह उसने सवाल किया। मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकता। तो फिर उसे थाम लो। तुम्हारा दिल उसे कभी टूटने नहीं देगा। मिस्का वो मुस्कुराई और खड़ी हो गई। उसने यशपाल का हाथ थाम लिया। हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। मैंने कहा ना, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकती। कैसी दोस्ती होगी मेरी अगर मैं अपनी ही सबसे अच्छी दोस्त की खुशियाँ छीन लूँ? तुम जानते हो यशिका तुम्हारे लिए क्या है, और क्या तुम नहीं जानते कि वो मेरे लिए क्या है? यशपाल मुस्कुराया। उसकी आंखें भीग गई थी। माफ कर दोगी ना मुझे, या फिर नफरत करोगी और दोस्ती छोड़ दोगी? मिस्का के गालों पर पड़ने वाला डिंपल उभर आया, क्योंकि वह बहुत गहराई से मुस्कुराई थी। वो बहुत प्यारी थी, बहुत ज्यादा। प्यार कठोरता का नाम नहीं होता। प्यार तो दिल बड़ा करने का नाम होता है। अगर हम तीनों की दोस्ती सच्ची है तो हम कभी अलग नहीं होंगे, चाहे कितना भी समय गुजर जाए, चाहे हमारे बीच कितनी भी गलतफहमियां क्यों ना आ जाए। अगर मेरा दिल जानता है, वह भी हम दोनों से उतना ही स्नेह करती है। हमारी दोस्ती से, हमारे उस रिश्ते से जो कहीं खो गया है, लेकिन जो तुम्हारे और उसके बीच है वह अलग है। वह बहुत खास है और कोई भी मिसका उस एहसास के बीच नहीं आ सकती। क्या कह रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ सकता आज, और अभी मेरे साथ चलो। और अगर ना चलूं तो? यशिका ने बनावटी गुस्से से कहा। देखो, कल की बात के बाद मैं बहुत परेशान रहा हूँ। चाह कर भी तुम्हें दुख नहीं दे सकता। कल जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ तो करना पड़ेगा। यशिका मुस्कुराई। यानी यशपाल गोयल माफी मांगने आए हैं? बिल्कुल। वह नजरें झुकाकर बोला तो वह और गहराई से मुस्कुरा दी। उसका हाथ अब भी उसके हाथ में था। अच्छा, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? चुपचाप गाड़ी में बैठो। वो बैठ गई। पूरे रास्ते वह चुप रहा, फिर एक जगह गाड़ी रोककर नीचे उतरा। यशिका की तरफ का दरवाजा यशपाल खोल चुका था। यशिका ने अपना हाथ उसके हाथ में रखा और गाड़ी से उतरकर खड़ी हो गई।
उसके सामने का दृश्य बेहद सुंदर था। चारों तरफ रंग बिरंगी झालरों की रोशनी जगमगा रही थी, फूलों की सजावट थी, हवा में ताजे फूलों की खुशबू घुली हुई थी। वह सुंदरता को देखकर फिर यशपाल की आंखों में देखने लगी। ये सब मेरे लिए? उसने भावुक होकर पूछा। बिल्कुल, ये सब सिर्फ मेरे प्यार के लिए। यशपाल उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अपनी सारी गलतफहमियों के लिए माफी मांगते हुए, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जीवन साथी बनो, मेरी हर खुशी हर दुख की साथी बनो। क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? यस्का की आंखें भर आई। वह भी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। हाँ हाँ हाँ, वह रोते हुए 3 बार कह चुकी थी। झालरों की रोशनी में जैसे उनके शब्द भी चमक उठे थे। यशपाल की आंखें भी नम थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खड़े थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों बाद उन्हें फिर से अपना प्यार मिल गया हो। जब नफरत, जिद और शिकायतें खत्म हो जाती हैं तो दिल में यही सुकून उतरता है। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में वही सुकून महसूस कर रहे थे। यशपाल ने जेब से एक सुंदर हीरे की अंगूठी निकाली और यस्का की उंगली में पहना दी। आज से तुम सिर्फ मेरी हो। बहुत जल्द मैं पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हारे साथ 7 फेरे लूंगा। तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। यस्का की मुस्कान देखकर यशपाल का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसने बहुत प्यार से उसके माथे को चूम लिया। यस्का की आंखें झुक गई और उसके चेहरे पर गहरा सुकून फैल गया। जगदीश वर्मा दादा बहुत खुश थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि तुम दोनों को आखिर समझ आ ही गई, वरना मुझे तो अपनी लाठी उठानी पड़ती। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े। कविता सिंह ने दोनों की नजर उतारी, भगवान से उनकी खुशियों के लिए प्रार्थना की। जो गलतियां हुई थी वो बीते समय की बातें थी। कौन सही था और कौन गलत, इसका फैसला भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जिसने भी गलतियां की थी उसने अपनी भूलों का पछतावा किया था और बहुत कुछ सहा था। अपने बच्चों से वो बहुत प्यार करती थी। आज जब कविता सिंह अपनी बेटी यशिका को उसका प्यार मिलता देख रही थी तो उनकी आंखें भर आई। यशिका भी अपनी माँ को ही देख रही थी। वे और सौर्य दोनों अपनी माँ से नाराज रहते थे, लेकिन उनसे बहुत प्यार भी करते थे। पहले खुलकर जताते थे, अब बस दिल में महसूस करते थे। सौर्य और मिताली भी वहीं खड़े थे। दोनों की नजरें मिली तो मिताली ने नजरें झुका ली। उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। वह समय जब उनके बीच कोई दीवार नहीं थी, कोई गलतफहमी नहीं थी। जब मिताली गोयल सौर्य सिंह पर जान छिड़कती थी। सौर्य उसकी आंखों में देख रहा था, मिताली भी उसी को देख रही थी। दादा, आपको नहीं पता मुझे न जाने क्या हो रहा है। मैं शब्दों में नहीं बता सकती इस समय मैं कितनी खुश हूँ। मिताली जगदीश वर्मा दादा के पास बैठते हुए बोली। दादा ने अपनी झूलने वाली कुर्सी उसकी तरफ घुमाई। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। आपको पता है, सौर्य सिंह ने आखिरकार मेरे सामने घुटने टेक दिए हैं। दादा ने अपनी लाठी पर हाथ टिकाया और हंस पड़े। अरे लाडो, ऐसा मत कहा करो। सच कह रही हूँ। पूरे तरीके से घुटनों के बल बैठा था और कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। वह उत्साह से उनके सामने बैठ गई। दादा फिर हंस पड़े। पगली, पिछले 4 साल से तुम दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रहे हो और हर बार तुम ऐसे बताने आती हो जैसे उसने पहली बार कहा हो। मिताली शर्मा गई। क्या करूं दादा, हमारे बीच प्यार ही इतना है। कभी कभी तो मैं उसकी मोहब्बत देखकर डर जाती हूँ। वो मेरे लिए इतना चिंतित रहता है, इतना ध्यान रखता है। कभी कभी मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं भगवान का कितना धन्यवाद करूं। मैं कैसे बताऊं कि वो मेरे लिए क्या है। तभी कमरे में शौर्य सिंह आ गया। बताओ ना, क्या हूँ मैं, कैसा हूँ? वह मुस्कुराया, बोला। मिताली शर्मा गई। दादा, सौर्य मेरा पीछा कर रहे थे। करना पड़ता है, मुझे पता था कि अंगूठी लेकर तुम सीधे दादा के पास आओगी। सौर्य झूलने वाली कुर्सी के पीछे खड़ा होकर दादा के कंधों पर हाथ रखकर झुक गया। जगदीश वर्मा दादा ने उसके सिर पर हल्की चपत लगाई। अरे मेरी लाडो को परेशान करना छोड़ दो। दादा, आपकी लाडो मेरा जीना मुश्किल कर देती है और आप कहते हैं कि मैं उसे परेशान करता हूँ। मिताली तुरंत इतराकर बोली। जरा ढंग से बात करो। दादा हमेशा मेरी ही तरफ रहेंगे। हाँ, इसका तो मुझे पहले से अंदाजा है। लाडली तुम हो, मैं तो सिर्फ उनका पोता हूँ। उसकी बात पर दादा हंस पड़े। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा सौर्य, राधे श्याम गोयल से कब बात करोगे? आखिर अब आगे की शादी की तैयारियां भी तो करनी है। ये सुनते ही सौर्य की चेहरे की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मिताली ने ये बात बहुत ध्यान से देखी थी। आप बात करेंगे, क्योंकि ये तो बात करने से रहा। आप जानते हैं पिताजी और सौर्य बात नहीं करते। ये कहते वो बहुत उदास लग रही थी। अरे क्यों दुखी होती हो? कुछ नहीं होगा। मेरा सौर्य जैसा भी है तुम्हारे पिताजी से बात कर लेगा। तुमसे प्यार जो बहुत करता है। जगदीश वर्मा दादा हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे,
मिताली भी हल्का सा मुस्कुरा दी। यशिका कहाँ छुपी हुई हो? यशपाल की आवाज गूंजी। यही हूँ, दिखाई नहीं दे रही क्या? यशिका की हंसी सुनाई दी। अरे छुपते तो दिखाई देने के लिए नहीं है ना बुद्धि? यशिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। यशपाल भी हंस पड़ा। मैं तो चाहता हूँ तुम अंधेरे में भी दिखाई दो। अंधेरे में कोई दिखाई नहीं देता जनाब। फिर यशिका कहाँ से दिखाई देगी? मिस्का के ये कहते ही यशपाल फिर से हंस पड़ा। अच्छा, यानी तुम दोनों साथ छुपी हुई हो? बिल्कुल। तभी वह हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड तक पहुंचा और कमरे की लाइट जला दी। कमरे में कोई नहीं था। अरे मतलब सच में कहीं छुपी हुई हो? अब हम बच्चे नहीं रहे कि तुम लोग मुझसे ऐसी छुपोगी। तभी अलमारी का दरवाजा खुला और यशिका तथा मिस्का दोनों हंसती हुई बाहर निकल गई। यशपाल का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम दोनों अंदर थी? हाँ ना, हमें लगा तुम अच्छे से ढूंढोगे, मगर क्या फायदा, तुमने तो पहले ही हार मान ली। क्या हम बच्चे नहीं रहे? यशपाल हंस पड़ा। अच्छा सुनो, अब तुम दोनों समझदार लड़कियों में से कोई एक जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लाए। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है और इस समय मुझे मेरी बहन भी दिखाई नहीं दे रही जिसे मैं चाय बनाने को कहूँ। काम के लिए ही तुम्हें हमारी याद आती है? मिस्का ने आंखें घुमाई। नहीं, वैसे भी तुम दोनों की याद आ रही थी। वैसे मैं तुम्हें उतना परेशान नहीं करता जितना तुम दोनों मुझे करती हो। अपने सारे काम मुझसे करवाती हो, हर जगह लाइन में खड़ा करती हो क्योंकि मैं अकेला लड़का हूँ और तुम दोनों को मुझसे फायदा होता है। यस्का और मिस्का दोनों हंस पड़ी। फिर कैसी दोस्ती, अगर तुम हमारे काम ही ना आओ? अच्छा, इसलिए इससे पहले कि दादा आ जाए और मुझे धक्के देकर तुम दोनों के कमरे से बाहर निकाल दे, तुम दोनों मेरे साथ चल रही हो और मेरे लिए चाय बना रही हो। घर के बाकी लोग क्या कर रहे हैं? यस्का ने आंखें झपकाई तो यशपाल ने उसे घूरा। यस्का जी, तुम जानती हो मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पसंद है, तो सीधा सीधा कहो ना कि मैं चाय बना दूं। यस्का उठकर खड़ी हो गई। यशपाल ने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरा। तभी सीढ़ियों से राधे श्याम गोयल नीचे उतरते दिखाई दिए। उनके साथ उनकी पत्नी विनीता गोयल भी थी। दोनों हंसते हुए बात कर रहे थे, नीचे आ रहे थे। तभी उनकी नजर बैठक में बच्चों पर पड़ी। वहां सभी मौजूद थे। सोरे, यशिका, मिसिका, यशपाल और मिताली। पांचों एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे। कभी बहस करते तो अगले ही पल फिर दोस्त बन जाते। राधे श्याम गोयल मुस्कुराए। देख रही हो, दादा भी उनके साथ बच्चे बन जाते हैं। सचमुच जगदीश वर्मा दादा भी उन्हीं के साथ बैठे थे। घर में कितनी रौनक लग जाती है। विनीता गोयल मुस्कुराई। फिर उन्होंने कहा, कविता तो अक्सर अपने कमरे में ही रहती है। ये सुनकर राधे श्याम गोयल के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। उसका नाम मत लिया करो। विनीता ने गहरी सांस ली। उसे माफ कर दीजिए, बहुत समय बीत गया है, दिल बड़ा कर लीजिए। वो पछताती है, रोती है, माफी मांगती है। दादा ने भी उसे माफ कर दिया है, आप भी कर दीजिए। राधे श्याम गोयल की आंखों में दर्द उतर आया। मैं अपने भाई जैसे जिगरी दोस्त की मौत नहीं भूल सकता। ये कहते हुए वे सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। वहीं सुरेश यादव और उनकी पत्नी पारुल यादव भी बैठे हुए थे। भाभी, बच्चों ने तो घर में जान डाल दी है। राधे श्याम गोयल उनके पास बैठते हुए बोले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, ये लोग जब एक साथ होते हैं तो घर में अलग ही खुशी आ जाती है। पारुल यादव मुस्कुराई। मैं इनके लिए कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ। विनीता गोयल उठ खड़ी हुई। मैं भी चलती हूँ भाभी। पारुल भी उनके साथ चली गई। इस परिवार का माहौल हमेशा ऐसा ही शांत और प्रेम से भरा रहता था। बस सोरे और राधे श्याम गोयल के रिश्तों में खिंचाव बना रहता था, चाहे घर की बात हो या कारोबार की। सोरे कभी राधे श्याम गोयल की बातों का विरोध करने से पीछे नहीं हटता था। अभी भी उसने देखा कि राधे श्याम गोयल आकर सबके साथ बैठ गए हैं तो वह उठकर खड़ा हो गया। मिताली ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? बैठो ना। नहीं, हम बाद में बात करेंगे। मिताली, तुम लोग बैठो। राधे श्याम गोयल ने गहरी सांस ली। मिताली ने अपने पिताजी की तरफ देखा। उसकी आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था। तभी जगदीश वर्मा दादा बोले, जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? सोरे और मिताली एक दूसरे से प्यार करते हैं। राधे श्याम गोयल शांत होकर उनकी तरफ देखने लगे। क्या वो मेरा दामाद बनना चाहता है और क्या तुम उसे अपना दामाद बनाओगे? दादा ने मुस्कुराकर पूछा। राधे श्याम गोयल भी मुस्कुरा दिए। वो मेरे सबसे अच्छे मित्र महेश का बेटा है, उस दोस्त का जिसे मैं बहुत प्यार करता था। वो मुझसे नाराज हो सकता है मगर मेरे लिए वो भी मेरे बच्चों जैसा ही है। जगदीश वर्मा दादा मुस्कुराए। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम सबसे कितना प्यार करते हो। मैं उसे कह दूंगा कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। राधे श्याम गोयल ने सिर हिलाया। मिताली मेरी आंखों के सामने रहेगी और सोरे की पत्नी बनेगी। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ये सुनकर जगदीश वर्मा दादा, विनीता गोयल और रूपाली यादव तीनों मुस्कुरा उठे।
थोड़ी देर के बाद मिताली बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। वो इतलाते हुए सोरे से बोली, देखा, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और तुमसे भी। मैं हमेशा कहती हूँ ना, मगर तुम ही नहीं मानते। हाँ, तुमसे करते होंगे मगर मुझसे नहीं करते, क्योंकि मैंने कभी उन्हें प्यार दिया ही नहीं। सौर्य सिंह मुस्कुराया, वह तो तुम हो ना, तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बेटी माँ बाप के लिए सबसे अनमोल होती है। वह तुम्हारा हाथ मुझे सौंपने के लिए तैयार है। इससे बड़ा प्यार और क्या होगा। ये कहते हुए वो मिताली के पास आया और उसके हाथ से पानी का जग लेकर खुद पौधों में पानी डालने लगा। तुम अपने हाथों को इतनी तकलीफ क्यों देती हो। अगर मैं यहाँ हूँ तो मिताली मुस्कुरा दी। मतलब मेरी सारी परेशानियों पर तुम्हारा अधिकार है। बिल्कुल। सौर्य ने उसके चेहरे पर आई बालों की लटों को पीछे किया, मुस्कुरा दिया। मिताली उसकी आंखों में देखने लगी। कोई तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकती, मिताली ने धीरे से कहा। सौर्य मुस्कुरा उठा। निशिका कहाँ है। यशिका अचानक उठ खड़ी हुई। बाहर गई है। वह क्यों पूछ रही हो। यशपाल ने पूछा। पता नहीं, सुबह से दिखाई नहीं दी, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, आज उसे काफी देर हो गई है। यशपाल यशिका के पास बैठ गया। वैसे मैं बहुत खुश हूँ। मिताली और भैया की बात पक्की हो गई है। हाँ, खुश तो मैं भी हूँ। अच्छा है, सोरे के मन की कुछ नाराजगी कम होगी। मुझे नहीं लगता पूरी तरह कम होगी, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें मिल जाना चाहिए। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। यशपाल ने यस्का की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। यस्का उसकी आंखों में देखने लगी। कितना प्यार करते हो मुझसे। बहुत ज्यादा। मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कितना। मैं भी नहीं बता सकती कि मैं कितना प्यार करती हूँ। जानता हूँ, प्यार का कोई माप नहीं होता। प्यार बस होता है या नहीं होता। तभी पारुल यादव कमरे में आई। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। यशपाल, निष्का को बहुत देर हो गई है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। यशपाल तुरंत उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ आंटी। पता नहीं बेटा, वह अभी तक घर नहीं लौटी। वह अपनी दोस्त गुंजन पांडे के घर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। यस्का ने घबराकर यशपाल की तरफ देखा। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, तुम घर पर रहो। नहीं, मैं भी चलूंगी। मुझे चिंता हो रही है। आखिरकार यशपाल मान गया और दोनों घर से निकल गए। दूसरी तरफ मिस्का घबराकर पीछे हट रही थी। अमित राणा उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। मिस्का ने उसका हाथ झटक दिया। देखो अमित, गुंजन तुम्हें पसंद करती होगी, लेकिन मैं नहीं। वह सिर्फ मेरी दोस्त है। मेरे पास मत आना। मैं आऊंगा। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कौन है। अमित बोला। गुंजन घर पर नहीं है। उसका फोन भी यही रह गया है। उसके माता पिता विदेश में हैं और तुम उसके एक संदेश पर यहाँ चली आई। पूरा घर खाली है। अब तुम्हें कौन बचाएगा। मिस्का डर गई। कृपा दूर रहे। उसी समय यशपाल यशिका गुंजन के घर पहुंच चुके थे। मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। यशिका को याद आया कि घर का एक पिछला दरवाजा भी है। दोनों तेजी से घर के पीछे पहुंचे। लगातार फोन मिलाए जा रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मिस्का का फोन भी नहीं उठ रहा था। पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। दोनों अंदर घुसे और मिस्का को ढूंढने लगे। ऊपर की मंजिल से किसी की आवाज सुनाई दी। यशपाल ने यशिका को रुकने का इशारा किया। तुम यहीं रहो। नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, यहीं रुकना। यशपाल धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से आवाजें आ रही थी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसका खून खौल उठा। मिस्का खुद को अमित से बचाने की कोशिश कर रही थी। यशपाल को देखते ही अमित ठिठक गया, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। ओह, यशपाल गोयल, कैसे बचाओगे इसे। यशपाल ने आगे बढ़कर कहा। मिस्का को जाने दो। जो बात करनी है मुझसे करो। मिस्का रो रही थी। यशपाल की नजर बार बार उसके आंसुओं पर जा रही थी। अमित बोला, ठीक है, इसे जाने देता हूँ, लेकिन तुम यहीं रहोगे। मंजूर है, बस मिस्का को जाने दो। मिस्का तुरंत यशपाल के पास आई। आप चले जाइए यहाँ से। तुम जाओ, मैंने कहा ना जाओ। यस्का बाहर है, उसके साथ चली जाओ। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा जाओ। यशपाल की आवाज सख्त हो गई। मिस्का डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी अचानक धक्का मुक्की हुई। अगले ही पल तेज आवाज गूंजी। मिस्का ने बिना सोचे यशपाल को बचाने की कोशिश की और गंभीर रूप से घायल हो गई। अमित वहां से भाग निकला। गोली जैसे आवाज सुनकर यस्का दौड़ती हुई कमरे में पहुंची। मिस्का, उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। सामने का दृश्य देखकर किसी का भी दिल कांप जाता। अगले 2 दिन मिस्का अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में रही। पूरे परिवार की सांसें अटकी हुई थी। पुलिस ने अमित राणा को गिरफ्तार कर लिया था। जब मिस्का को होश आया तो यशपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसका हाथ थामे हुए बोला, मुझे लगा था हम तुम्हें खो देंगे।
मिस्का हल्का सा मुस्कुराई। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी जी नहीं पाती। उसके शब्द सुनकर यशपाल लंबे समय तक उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे वहां कोई ऐसा भाव पड़ रहा हो जिसे वो पहले कभी समझ नहीं पाया था। प्यार अक्सर आंखों से बोलता है और उस समय दोनों की आंखें बहुत कुछ कह रही थी। उनके हाथ अब भी एक दूसरे के हाथों में थे। तभी फोन बजा। तुम कहाँ हो? ऑफिस में हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। क्या तुम ऑफिस आ रही हो? सौर्य सिंह उठ खड़ा हुआ। हाँ। तुम ऑफिस आ गई हो? हाँ, ऑफिस आई हूँ। अभी लिफ्ट में हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो मुझे बंद जगहों से कितनी घबराहट होती है, मिताली गोयल ने फोन पर कहा। तो फिर लिफ्ट में चढ़ने की क्या जरूरत थी? सौर्य उससे बात ही कर रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ मिताली की आवाज बंद हो गई है। मिताली, मिताली, क्या हुआ? वह बार बार पुकारने लगा। उसने फोन की तरफ देखा, कॉल कट चुकी थी। वह तेजी से अपने केबिन से बाहर निकला, सीधे लिफ्ट की तरफ भागा। लिफ्ट बीच में रुकी हुई थी। क्या हुआ? उसने कर्मचारियों से पूछा। सर, लिफ्ट रुक गई है। बिजली तो है, लेकिन शायद लिफ्ट में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। सौर्य का दिल जोर से धड़क उठा। वह जानता था मिताली को बंद जगहों से बहुत ज्यादा घबराहट होती है। वह ज्यादा देर तक ऐसी जगह पर नहीं रह सकती थी। उधर लिफ्ट के अंदर मिताली की सांसें तेज चल रही थी। वह गहरी गहरी सांस लेते हुए बार बार लिफ्ट के दरवाजे पर हाथ मार रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। फोन लगातार बज रहा था, लेकिन वह ठीक से फोन भी नहीं उठा पा रही थी। आखिर किसी तरह उसने फोन उठा लिया। मिताली, घबराओ मत। कुछ नहीं होगा, बेकार की बातें मत सोचो। मैं यहीं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सौर्य उसे समझा रहा था। मेरा दम घुट रहा है सौर्य। मिताली की आवाज कांप रही थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो वह बिल्कुल बच्चे की तरह डरी हुई थी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन कुछ देर के बाद उसका फोन फिर से बंद हो गया। लगभग आधे घंटे के बाद लिफ्ट का दरवाजा खोला गया। सौर्य बिना कुछ सोचे अंदर भागा। मिताली बेहोश पड़ी थी। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। जब मिताली की आंख खुली तो उसने देखा सौर्य उसके सिरहाने बैठा हुआ था। वह घबराकर उठने लगी, लेकिन सौर्य ने उसे रोक दिया। उठने की जरूरत नहीं है, लेटी रहो। तुम्हें ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? मिताली हल्का सा मुस्कुराई। आंख खोलते ही डांटना शुरू कर दिया? वह मासूमियत से बोली। सौरभ की आंखों में अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हें पता है आज मुझे क्या लगा? मिताली ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या लगा? ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें खो दूंगा। मैं बहुत डर गया था मिताली। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अगर तुम्हें खो दिया तो शायद मैं भी जी नहीं पाऊंगा। मिताली की आंखें नम हो गई। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जिसने भी एक दूसरे को खोया वह टूट जाएगा। सौर्य ने सिर हिलाया। तुम सही कहती हो, हम एक दूसरे को खोने की सोच भी नहीं सकते। ये कहकर वह झुका और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। मिताली मुस्कुरा दी। सच तो ये था कि जितनी परेशानी मिताली को हुई थी, उससे कहीं ज्यादा सौर्य डर गया था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों जानते थे वह एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ दिन के बाद मिताली अपने हाथ में सौर्य का हाथ थामे बैठी थी। तभी राधे श्याम गोयल लैपटॉप पर काम करते हुए बोले। मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्दी शादी कर लो। मिताली का चेहरा खिल उठा। आप दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। राधे श्याम गोयल मुस्कुरा दिया। जानता हूँ, मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। ये जो कुछ भी मैंने बनाया और संभाला है वह आखिर तुम्हारा और यशपाल का ही तो है। मुझे भरोसा है कि तुम दोनों इसे अच्छी तरह संभाल लोगे। सामने बैठी विनीता गोयल मुस्कुरा दी। ऐसी बातें क्यों करते हैं? अभी तो आपको ही सब संभालना है। ये दोनों अभी बच्चे हैं। राधे श्याम गोयल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं। मुझे इन पर पूरा भरोसा है। मिताली भी मुस्कुरा दी। आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। उसी समय जगदीश वर्मा दादा सौर्य को देख रहे थे। क्या बात है? शादी की बात सुनकर उतने खुश नहीं लग रहे जितना होना चाहिए। उसी महीने तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू करवाने वाला हूँ। सौर्य हल्का सा मुस्कुराया। मैं बहुत खुश हूँ दादा। आप जानते हैं मिताली के बिना रहना मेरे लिए इतना मुश्किल है। तो फिर बैठो और मेरी बात सुनो। जगदीश वर्मा दादा ने गंभीर होकर कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने और राधे श्याम गोयल के बीच की दूरी खत्म कर दो। वो मिताली के पिताजी हैं। अगर तुम उनका सम्मान नहीं करोगे तो मिताली को दुख होगा। शौर्य ने गहरी सांस ली। वे जानती है कि उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं चलता। वह कुछ कहती नहीं, लेकिन कभी कभी उसे मेरे व्यवहार से तकलीफ होती है। तो क्या तुम सारी जिंदगी उसे यही तकलीफ देना चाहते हो? दादा ने पूछा। शौर्य कुछ पल चुप रहा। मैं क्या करूं? मैं पुरानी बातें नहीं भूल पाता।
जगदीश वर्मा दादा ने उसकी तरफ देखा। कभी बैठकर ये सोचने की कोशिश की है उन्होंने वैसा क्यों किया था? सौर्य ने धीमे स्वर में कहा, मैं क्यों सोचूं? मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया था कि उन्हें इतना दुख और इतनी तकलीफ मिली? उनके पति का निधन हो गया था, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वही दोषी हो। सौर्य सिंह की आवाज कांप रही थी। जगदीश वर्मा दादा ने गहरी सांस ली। सौर्य, सच सुनना आसान नहीं होता। कई बार मैंने तुमसे कहा कि बैठकर मेरी बात सुन लो, लेकिन तुम हर बार नाराज हो जाते थे। तुम्हारी माँ कविता सिंह बाहर से देखने पर महेश सिंह से बहुत प्यार करती थी, लेकिन महेश भी उन्हें बहुत चाहता था। उसने तुम्हारी माँ की हर खुशी का ध्यान रखा। फिर तुम पैदा हुए और तुम उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज बन गए। सौर्य की आंखें भर आई। फिर क्या हुआ दादा? जगदीश वर्मा कुछ पल चुप रहे। तुम्हारे पिताजी ने अपनी जान खुद ले ली थी। ये सुनते ही सौर्य अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यही सच है बेटा। क्या हुआ था? कैसे हुआ था? उसकी पूरी सच्चाई शायद सिर्फ तुम्हारे पिताजी जानते थे, लेकिन उनके जाने के बाद राधे श्याम गोयल टूट गए थे। महेश सिंह उनके छोटे भाई जैसे थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। उनके पास एक पत्र था, महेश सिंह छोड़ गए थे, लेकिन राधे श्याम ने वो किसी को नहीं दिखाया। उस घटना के बाद राधे श्याम के मन में कविता सिंह के लिए बहुत नाराजगी भर गई। उन्होंने सख्ती की दूरी बनाई क्योंकि वे अपने दोस्त को भूल नहीं पाए। सौर्य की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं दादा, ऐसा नहीं हो सकता। वो बुरी तरह कांप रहा था। जगदीश वर्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जीवन में कई सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन उनसे भागा नहीं जा सकता। उधर यशपाल गोयल पिछले कुछ दिनों से मिस्का यादव से नजरें चुरा रहा था। अस्पताल वाले दिन उसकी आंखों में जो भाव उसने देखे थे वह उसके मन से निकल ही नहीं रहे थे। मिस्का हमेशा उसका ख्याल रखती थी, उसकी चिंता करती थी, उसकी हर छोटी बड़ी बात समझ जाती थी। यशपाल हमेशा यही सोचता रहा, वे सब उनकी गहरी दोस्ती की वजह से है। आखिर वे तीनों बचपन से सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि मिस्का उससे बचपन से प्यार करती थी। यस्का सिंह और यशपाल अपने मन की बात कह देते थे। दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मिस्का ने कभी कुछ नहीं कहा। अस्पताल में उसके लिए गोली खाना और फिर उसकी आंखों में वह दर्द और प्यार, वह सब यशपाल के दिल में कहीं गहराई तक उतर गया था। मुझसे नजरें चुरा रहे हो ना? मिस्का ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं तो, मेरी बहन की शादी है, घर में तैयारियां चल रही है, कल ही सारे कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। मैं बस उन्हीं कामों में व्यस्त हूँ। तुम्हें क्यों नजरअंदाज करूंगा? तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, यशपाल ने कहा। मिस्का हल्का सा मुस्कुराई। हाँ जानती हूँ, मैं सिर्फ दोस्त हूँ। फिर वो आगे बढ़ी और उसने यशपाल का हाथ पकड़ लिया। मुझे नहीं पता तुम क्या महसूस करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ महसूस करती हूँ। शायद शब्दों में कभी नहीं कह पाई, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। यशपाल की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। कुछ मत कहो मिस्का, बस चुप रहो। मिस्का मुस्कुराई। मैं तो हमेशा चुप ही रही हूँ और तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है, हमेशा रहेगी। तुम कभी भी अपनी मोहब्बत के रास्ते में मुझे नहीं पाओगे। ये कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। उसके शब्द यशपाल के कानों में देर तक गूंजते रहे। दूसरी तरफ मिताली गोयल अपनी हथेलियों पर लगी मेहंदी देख रही थी। अगले दिन उसकी और शौर्य सिंह की शादी थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। पूजा की सामग्री सजाई जा रही थी, मंडप तैयार हो रहा था, फूलों की सजावट हो रही थी और घर की महिलाएं सुंदर साड़ियों में शादी की तैयारियों में लगी थी। शौर्य उसके पास आकर खड़ा हो गया। बहुत सुंदर लग रही हो। मिताली मुस्कुरा दी। यहाँ क्यों आए हो? दादा ने शादी से पहले मिलने से मना किया है। कुछ नहीं होगा। आजकल बस अपने किए हुए कामों और अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहता हूँ, शौर्य ने धीमे स्वर में कहा। कौन सी गलतियाँ? मिताली ने पूछा। पता नहीं, लेकिन अब बहुत सी बातें समझ में आने लगी है। मैंने देखा है कि तुम चाहती हो कि मैं माँ से ठीक से बात करूँ। हाँ, आखिर वह तुम्हारी माँ है, मिताली ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कभी कभी दिल करता है सब छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। सौर्य बोला, अगर ऐसा सोचोगे तो मैं भी तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मिताली ने तुरंत कहा। सौर्य हंस पड़ा। इतना प्यार करती हो? बहुत ज्यादा, उसने मुस्कुराकर कहा। फिर उसने अपनी मेहंदी लगी हथेलियां दिखाई। कल अच्छी तरह देख लेना, कल तो तुम मेरी पत्नी बन जाओगी, फिर पूरा अधिकार होगा, देखना, सौर्य हंसते हुए कहा। मिताली शर्मा गई। दादा कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे खास होता है, और तुम दादा की हर बात मानती हो? हाँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ।
मिताली ने कहा और फिर अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। उस पल सोरे के मन का सारा तनाव जैसे दूर हो गया। अगले दिन वैदिक मंत्रों, अग्नि के साथ फेरे, वरमाला और परिवार की शुभकामनाओं के बीच दोनों का विवाह संपन्न हुआ। मिताली अब सोरे की पत्नी थी। अपने सच्चे प्रेम को पा लेना जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक होता है और आज सोरे ये बात पूरे दिल से महसूस कर रहा था। लेकिन उसी खुशी के बीच उसके मन में एक बोझ भी था। जगदीश वर्मा दादा से सच्चाई जानने के बाद वह राधेश्याम गोयल से माफी मांगना चाहता था। इस समय उसकी माँ कविता सिंह उसके सामने खड़ी उसकी शादी की पोशाक ठीक कर रही थी। माँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन दुखी जरूर हूँ। आपने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई? मैंने सारी जिंदगी राधेश्याम अंकल से दूरी बनाए रखी, जबकि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, यशपाल से भी ज्यादा मुझे महत्व देते हैं, और मैं उनसे इसलिए नाराज रहा क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था। उसकी आवाज भर गई थी। कविता सिंह की आंखें भी आंसुओं से भर चुकी थी। बुरे थे, ये भी तो बताना चाहिए था ना। सौर्य सिंह की आवाज भर गई थी। कविता सिंह ने आगे बढ़कर अपने बेटे की आंखों से आंसू पोंछ दिए। आज के दिन तो मत रो बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे पिताजी महेश सिंह की मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैंने उनका दिल दुखाया था। आज तक उसी दुखी के साथ जी रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैं अपनी जिम्मेदारियों पर खरी नहीं उतर पाई। देखो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। सौर्य ने अपनी माँ को देखा। वह हमेशा की तरह सादे सफेद रंग की साड़ी में थी। सच तो ये था कि उसने अपनी माँ को बहुत कम हंसते देखा था। वह ज्यादातर पूजा करती, भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठती और बहुत शांत रहती। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कभी किसी से बहस नहीं की। जैसे अपने जीवन की गलती का बोझ वो हर दिन अपने साथ लेकर चल रही हो। हमेशा खुश रहो बेटा, तुम्हारा घर हमेशा बसा रहे। कविता सिंह ने कांपते हाथों से उसके सिर को छुआ। सौर्य ने धीरे से उनकी हथेलियां अपने चेहरे से हटा दी। उधर बारात विवाह स्थल के लिए निकलने वाली थी। मिताली गोयल को सीधे विवाह मंडप में पहुंचना था। कुछ देर पहले कविता सिंह और परिवार के बाकी लोग घर से निकल चुके थे। सौर्य सीढ़ियां उतरकर नीचे आया तो बैठक में बैठे राधेश्याम गोयल और विनीता गोयल की नजर उस पर पड़ी। वह हल्का सा मुस्कुराया। राधेश्याम गोयल भी मुस्कुरा दिए। वे आगे बढ़े और प्यार से उसकी नजर उतारी। बेटे जैसा दामाद मिला है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। सौर्य की आंखें फिर भर आई। मुझे माफ कर दीजिएगा ना। राधेश्याम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बहुत पहले ही माफ कर दिया था। मैं जानता हूँ वो तुम्हारी माँ है। मैं उनके मामले में सख्त रहा, लेकिन शायद अपने दोस्त महेश सिंह को भूल नहीं पाया। अब लगता है कि जो सजा उन्हें उनके जीवन में नहीं मिली, वह देने वाला मैं कौन होता हूँ। सौर्य ने सिर झुका लिया। आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे। राधेश्याम मुस्कुराए। खैर, आज बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर उन्होंने विनीता गोयल की तरफ देखा। आप गाड़ी में जाकर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। विनीता मुस्कुराकर बाहर चली गई। सौर्य ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। राधेश्याम ने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। जगदीश वर्मा दादा ने बताया कि अब तुम सच्चाई जान चुके हो। मैं ये तुम्हें कभी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ तुम्हारी नजरों में गिर जाए, लेकिन अब ये तुम्हारी अमानत है। इसे आज मत पढ़ना, कल पढ़ लेना, ये जब मन करे तब पढ़ लेना। ये कहकर वो बाहर चले गए। सौर्य कई मिनट तक उस पत्र को देखता रहा, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। वह वहीं बैठ गया और पत्र खोलकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह शब्द पढ़ता गया, उसे अपने पिताजी महेश सिंह का दर्द महसूस होने लगा। कुछ शब्द धुंधले थे, जैसे लिखते समय हाथ कांप गए हों, आंसू कागज पर गिर पड़े हों। अपने टूटे दिल की पीड़ा लिखते हुए उन्होंने कितना सहा होगा, ये सौर्य पहली बार समझ पा रहा था। उसका सीना भारी होने लगा। उसे लग रहा था जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। कुछ देर के बाद वह गाड़ी में जाकर बैठ गया। इंजन चालू कर दिया। राधेश्याम गोयल को उसका चेहरा ठीक नहीं लगा। बेटा, सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, सौर्य ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखें नम थी और मन अभी भी उस पत्र में अटका हुआ था। राधेश्याम रास्ते भर उसे इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन शौर्य का ध्यान कहीं और था। तभी अचानक सामने से तेज रफ्तार ट्रक आया। शौर्य, राधेश्याम की जोरदार आवाज गूंजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भयानक दुर्घटना हो गई। शौर्य को गंभीर चोटें आईं, लेकिन राधेश्याम गोयल और विनीता गोयल की वहीं मृत्यु हो गई। यह हादसा पूरे परिवार पर पहाड़ बनकर टूटा। जगदीश वर्मा दादा का सबसे बड़ा सहारा छिन गया था। राधेश्याम गोयल, जो पूरे परिवार की मजबूत नींव थे, अब नहीं रहे थे। जिस दिन मिताली गोयल दुल्हन बनी थी,
उसी दिन उसने अपने माता पिता को खो दिया। लाल बनारसी साड़ी और शादी के गहनों में सजी वह अपनी माँ और पिता के पार्थिव शरीर के सामने बैठी घंटों रोती रही। अंतिम यात्रा जब निकली तो उसे लगा जैसे उसकी दुनिया भी उनके साथ चली गई हो। उस दिन मिताली और यशपाल दोनों बदल गए थे। उनके जीवन का एक हिस्सा हमेशा के लिए टूट गया था। दुख और गुस्से में मिताली ने शौर्य को दोषी ठहरा दिया। उसे लगा कि ये सिर्फ दुर्घटना नहीं थी। वो मान बैठी थी कि शौर्य की नफरत ने ये सब किया है। जगदीश वर्मा दादा ने लाख समझाया, ये एक हादसा था, लेकिन उस समय कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। मिताली यशपाल दोनों शौर्य को माफ नहीं कर पाए। परिवार के बीच गहरी खामोशी और दूरी आ गई। हर तरफ दुख ही दुख था। कुछ समय के बाद शौर्य और मिताली आमने सामने खड़े थे। शौर्य की आंखों में आंसू थे। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो अपने भाई के साथ मत जाओ। अगर यशपाल इस शहर को छोड़कर जाना चाहता है तो जाने दो, लेकिन तुम अपना घर क्यों छोड़ रही हो? मिताली ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। मेरा भाई निर्दोष है। दुर्घटना में उसकी भी जान जा सकती थी। वह 4 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच रहा। मैं उसके लिए रोती रही हूँ और तुम चाहते हो कि मैं सब भूल जाऊं? शौर्य ने दर्द से कहा, यह अन्याय है मिताली। जो लोग मुझे जानते हैं वे जानते हैं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मिताली की आंखों से आंसू बह निकले। यशपाल, इसे समझाओ। उसने अपने भाई की तरफ देखा। यशपाल का चेहरा भी दुख से भरा था। पहले तुम खुद को समझाओ। हमने अपने माँ बाप परिवार को खोया है। अगर तुम्हें अपने भाई से ज्यादा प्यार है तो तुम चली जाओ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मिताली कुछ पल उसे देखती रही। फिर उसने टूटे हुए स्वर में कहा, और मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगर प्यार में इंसान अपना दिल बड़ा नहीं कर सकता तो मैं भी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकती। ये कहते हुए मिताली गोयल अपने भाई यशपाल गोयल के साथ देश छोड़कर चली गई थी। निशिका यादव ने उसे कठिन समय में यशपाल को बहुत संभाला था। वह उसकी सच्ची दोस्त बनकर उसके साथ खड़ी रही। उसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन वह यशपाल से बेहद प्यार करती थी। इतना प्यार कि उसकी हर तकलीफ उसे अपनी लगती थी। एक दिन शौर्य सिंह धीरे धीरे दरवाजा खटखटाकर कमरे में दाखिल हुआ। मिताली गोयल अपने भारी शादी के जोड़े को समेटकर एक तरफ बैठी हुई थी। दरवाजे की आवाज सुनकर उसने पलटकर देखा। उसकी आंखें फैल गई। क्या लेने आए हो? उसने कठोर स्वर में पूछा। शौर्य कुछ पल चुप रहा। मैं जा रहा हूँ, बस यही बताने आया था। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। दुर्घटना में लगी चोटें अभी तक पूरी तरह भरी नहीं थी। वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ। उसका सिर झुका हुआ था। उसने भी राधे श्याम गोयल और विनीता गोयल की अंतिम यात्रा में कंधा दिया था। उस दिन का बोझ आज भी उसके दिल और कंधों पर था। उसकी आंखों से आंसू टूटकर गिर पड़े। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? उसकी आवाज कांप रही थी। जानता हूँ कि दुर्घटना मेरी वजह से हुई। मुझे वो पत्र नहीं पढ़ना चाहिए था। मेरी गलती थी। मैं मानता हूँ तुम अपने माता पिता को खो चुकी हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। उसकी आवाज भर आई थी। वह टूट चुका था, लेकिन मुझे यूं जाने मत दो। मैं और तुम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मिताली ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके दिल में अब भी शौर्य के लिए वही प्यार था, लेकिन दुख और गुस्से ने उस प्यार को जैसे जकड़ लिया था। वह बुखार से तप रही थी। उसके माता पिता को गुजरे अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। शौर्य धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन मिताली ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चले जाओ यहाँ से। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी ने उसके दिल को फिर से तोड़ दिया हो। उसने दीवार का सहारा लिया। छोटे छोटे कदमों से वापस मुड़ गया। धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही कमरे में मिताली की दबे स्वर में आती सिसकियां गूंजने लगी। वह रो रही थी, क्योंकि वो उससे नफरत नहीं करती थी। वह उससे उतना ही प्यार करती थी जितना पहले करती थी, लेकिन अपने माता पिता की याद और उस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रही थी। इन सभी रिश्तों की डोर बहुत अजीब थी। जगदीश वर्मा दादा द्वारा पाले गए इन परिवारों के लोग एक दूसरे से इतने गहराई से जुड़े थे। एक का दुख सबका दुख बन जाता था। सब बिखर गए थे, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद थी समय के साथ बाकी रिश्ते जुड़ जाएंगे। मगर आज सामने खड़े मिताली गोयल और शौर्य सिंह को देखकर यही सवाल उठता था, इन दोनों का क्या होगा? वे 2 लोग जो कभी एक दूसरे के बिना सांस लेने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज एक दूसरे से दूर खड़े थे। वे एक दूसरे से प्यार करते करते नफरत करने लगे थे। मिताली गोयल जो कभी शौर्य पर अपनी जान छिड़कती थी, उसके बिना कैसे जी पाएगी? और शौर्य जिसके लिए मिताली उसकी पूरी दुनिया थी, वह उस दूरी को कब तक सह पाएगा? समय जरूर घाव भर देता है,
लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत भीतर बस जाते हैं। अब देखना ये था कि उनके बीच की ये दीवार कब गिरेगी, ये दर्द कब कम होगा, उनके मन का अहंकार कब झुकेगा और क्या कभी वो दिन आएगा जब दोनों फिर से एक दूसरे का हाथ थामकर अपने अधूरे प्रेम को पूरा कर पाएंगे। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाएं।